सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है बच्चों कि देख के रंग बदल लेना, यानी एक को देखकर दूसरा प्रेरित हो जाना। नाउ अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम है, एक तो माइकल फेराडे और दूसरा है जोसेफ हेनरी। सो माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने क्या किया, इन्होंने मिलकर कुछ प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनको अपन को पढ़ना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, प्रयोग 1। यहाँ पे प्रयोग 1 में क्या किया इन्होंने कि एक कुंडली ली और उसके पास एक बार मैग्नेट, जिसको अपन छड़ चुंबक भी बोलते हैं, उस छड़ चुंबक को आगे पीछे किया। नाउ जैसे ही मैं इस छड़ चुंबक को इसके पास ले जाता हूँ और दूर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके चारों तरफ होगी। ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, ऐसे इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देगी। क्योंकि अपन को पता है, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है यानी कि फाई बी होता है, वो होता है बी इंटू ए कोस थीटा। नाउ यहाँ पे ये जो बी है वो चेंज होगा, बी बदलेगा, बी परिवर्ती है। बदलेगा क्यों? क्योंकि देखो आगे चुंबकीय क्षेत्र कम होता है और इस ध्रुव के पास में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। तो जैसे ही पास में ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में मेरे को विक्षेप मिलेगा। ये था बच्चों फर्स्ट प्रयोग, कि जैसे ही अपन मैग्नेट को पास में ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं इस कोइल के, तो इस कुंडली से जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उसमें अपन को विक्षेप देखने को मिलता है। नाउ ये क्यों मिलता है? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब सेकंड प्रयोग देख लेते हैं। सेकंड प्रयोग में क्या किया, अब की बार मैग्नेट की जगह अपन ने ले लिए एक परिनालिका। और अपन को पता है जैसे ही परिनालिका में अपन बैटरी लगा देंगे तो परिनालिका भी एक चुंबक की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से निकलेगी। मान लिया कि ये नॉर्थ पोल है। नाउ अब जैसे ही मैं इस परिनालिका को इसके पास में ले जाता हूँ, फिर दूर ले जाता हूँ, पास ले जाता हूँ, दूर ले जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब ये है कि इसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब थर्ड प्रयोग देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं बच्चों कि ये प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न क्यों हो रही है। थर्ड प्रयोग में क्या किया इसने, इस परिनालिका को सिर्फ यहीं पे रखा हुआ है इसके पास में। अब इसको मूव नहीं करेंगे, बल्कि इस कुंजी को कभी हटा लेंगे और कभी इस कुंजी को लगा लेंगे। मतलब परिपथ को कभी बंद करेंगे और कभी चालू करेंगे। तो बंद चालू करने से भी इसमें यहाँ पे अपन को फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में धारा शो होगी कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट कैसे बना कि जब भी अपन ने मैग्नेट कुंजी लगाई, तो कुंजी लगाते ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी इस तरह से। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके अंदर भी जाएगी कुछ ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे अंदर गई तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते ही यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। तो इन तीनों प्रयोगों में माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी, इन तीनों प्रयोगों में इन्होंने ये पाया कि जैसे ही मैग्नेट को पास ले जाए तो इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही कुंडली को पास लाए तो भी इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में ये शो करता है कि विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है। और थर्ड प्रयोग, अगर पास में नहीं भी ले जाए और कुंजी को बंद चालू करें तो भी इसके अंदर अपन को विक्षेप देखने को मिलता है, मतलब कि इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो इन तीनों ही प्रयोगों से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है ये बी के परिवर्तन की वजह से हो रही है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, परिवर्तन, इसमें परिवर्तन की वजह से ये उत्पन्न हो रहा है। अब बी जो परिवर्तित हो रहा है, तब उन्होंने बोला कि जो फ्लक्स होता है फाई बी, वो हमारा होता है बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। नाउ हमने ए को चेंज नहीं किया, थीटा को चेंज नहीं किया, लेकिन हमने किया बी को चेंज। तो बी के चेंज करने से हमने चेंज कर दिया चुंबकीय फ्लक्स को। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल मतलब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और विभवांतर उत्पन्न अगर हो गया किसी भी वायर में, यानी कि इन दोनों वायर में अगर विभवांतर उत्पन्न हो गया तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। नाउ तो फेराडे ने इन तीनों प्रयोगों से अपना प्रथम नियम दिया। तो फर्स्ट जो लॉ है फेराडे का, उसी को अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इन तीनों प्रयोगों से उन्होंने क्या
फर्स्ट जो नियम दिया वो है, जब किसी बंद परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स जो है वो परिवर्तित होता है, यानी परिवर्तन होता है उसमें, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जब भी यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, विद्युत वाहक बल का मतलब ये है कि यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो गया। विभवांतर का मतलब एक तो लोअर पोटेंशियल बन जाएगा, एक हायर पोटेंशियल बन जाएगा। मतलब जैसा ऐसा होगा कि जैसे कि एक बैटरी लगी हुई है, तो विभवांतर उत्पन्न होते ही अपन को इसके अंदर विद्युत धारा मिल जाएगी, विद्युत धारा मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट नियम ये बोलता है कि किसी भी बंद परिपथ से कोई भी चुंबकीय फ्लक्स अगर परिवर्तित होता है, अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हुआ तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी को गणितीय रूप में लिखा द्वितीय नियम में, और इस सेकंड जो लॉ है द्वितीय नियम है फैराडे का, उसमें गणितीय रूप में परिभाषित कर देते हैं अपन। इसको लिख देते हैं, जो ई है वो हो जाएगा d∅b अपॉन में dt, समय के सापेक्ष परिवर्तन। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वही होता है विद्युत वाहक बल। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, यही द्वितीय नियम है। नाउ अगर किसी भी कॉइल के अंदर, जैसे अपन ने ये एक्सपेरिमेंट देखी अभी, इसके अंदर अगर n टर्न हो, यानी n फेरे हो, फेरों की संख्या n हो, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये n से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इसके अंदर एक चीज और लगती है जिसको अपन माइनस बोलते हैं। अब माइनस क्यों लगता है? माइनस इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे अभी आगे जस्ट एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपन लेंज का नियम। लेंज नियम, लेंज नियम, लेंज नियम में अपन ये पढ़ेंगे कि जैसे ही पहली कुंडली को अपन पास में लाए, इस कुंडली को अपन इसके पास में लाए, तो इसके अंदर जिस दिशा के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उसके विपरीत दिशा में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब ये विपरीत दिशा को ये बता रहा है माइनस से, माइनस से विपरीत। अब विपरीत दिशा में ही क्यों प्रवाहित होती है वो अपन समझेंगे लेंज लॉ में। अभी तो अपन ने दो नियम समझे। पहला है फैराडे का प्रथम नियम, जो कि ये बताता है किसी भी परिपथ, किसी भी कोई बंद परिपथ हो तो उससे अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो उस परिपथ के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। सेकेंड लो जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म है कि इसको गणितीय रूप में निरूपित कर दो। तो द्वितीय नियम ये बोलता है कि फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है, अपॉन में dt लगा मतलब फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और फ्लक्स कौन सा है? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। n टर्न होता है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फेरों की संख्या n, और माइनस लगाया लेंज नियम के अनुसार, जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ अब अपन पढ़ेंगे लेंज नियम। लेंज नियम क्या बोलता है? लेंज नियम के अनुसार अगर किसी भी जो अपन ने लूप पढ़ा अभी, तो किसी भी लूप के अंदर अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है इस लूप में, इस चुंबक के पास आने से, तो उसकी जो दिशा है वो किस तरफ होगी, वो ये नियम बताता है। तो लेंज नियम के अनुसार अपन क्या करते हैं, किसी भी लूप की दिशा ज्ञात करते हैं। नाउ अब लेंज नियम कहता क्या है? लेंज नियम के अनुसार इसके अंदर, इस लूप के अंदर या फिर किसी भी लूप के अंदर जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी वो इस प्रकार होगी कि वो अपने उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करे। अपने उत्पन्न करने वाले कारण का क्या करेगी? विरोध करेगी। इसी को बोलते हैं अपन बेटा लेंज लॉ। नाउ अगर ये मैग्नेट पास में आएगी, ये मैग्नेट इसके पास में आएगी, ऐसे अगर पास में आएगी तो यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल बन रहा है, ये नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो लूप है, ये लूप इसको प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल ही बन जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल बनेगा तभी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो अपने ही कारण का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो एन पर इस तरह से अपन कर देंगे दिशा, ये हो जाएगी इसकी विद्युत धारा की दिशा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा अपन इस तरह से निकाल लेते हैं। वापस से सुन लो, लेंज नियम क्या होता है? लेंज नियम ये बोलता है कि किसी भी लूप के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह अपने उत्पन्न करने वाले कारण का क्या करेगी? विरोध। जिससे वह उत्पन्न हुई है उसका ही विरोध करेगी। तो लेंज नियम के अनुसार किसी भी लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह जिससे उत्पन्न हुई है उस कारण का विरोध करेगी। इसी को बोलते हैं लेंज नियम। अगर मान लो इस मैग्नेट को ऐसे दूर ले जाए, इस तरफ, तो दूर ले जाए तो इसका विरोध करेगी, दूर नहीं जाने देगी। पास आ रही तो पास नहीं आने देगी, तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दूर ले जा रहे मैग्नेट को अपन खुद हाथ से पकड़ के, तो ये दूर नहीं जाने देगी।
दूर नहीं जाने देगी, इसका मतलब आकर्षण करेगी। तो ये इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो एस इस तरह से होगी, एस बन जाएगा यहाँ पर। और एस में देखो इस तरह टर्न है, इधर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ कर दो, तो विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इधर से आएगी इधर से जाएगी। ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है, जो कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई है उसकी दिशा। तो एस बन जाएगा। एस बनने से क्या होगा, ये आगे जाएगा तो ये इसको आकर्षित करेगा, तो आगे नहीं जाने देगा। नाउ इसमें देखो, इसमें एस वाला वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है तो उसको आगे नहीं जाने देगी, मतलब एन बन जाएगा, इसमें एन बन जाएगा ऐसे। इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो प्रेरित विद्युत धारा इसमें उत्पन्न हुई है उसकी दिशा इस प्रकार से होगी। नाउ इसमें देखो, इसमें ये जो मैग्नेट है वो इसके पास में आ रही है, तो पास में आने नहीं देगी, मतलब कि यहाँ पे एस बन जाएगी, एस ध्रुव बन जाएगा। और एस का आगे ऐसे कर दो, इसका ऐसा कर दो, मतलब ये अपने पास दिशा आ गई, ये विद्युत धारा की दिशा आ गई। तो बेसिकली ये क्या बताता है लेंज नियम, ये किसी भी लूप के अंदर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करता है। ठीक है, ये मैंने जितनी भी थ्योरी बताई वो लिखनी है, साथ में चारों डायग्राम बना के आना है। नाउ इतना क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। लेंज नियम तो अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण। नाउ ऊर्जा संरक्षण के अपन ये देखते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, पहली लाइन ये लिख देंगे। अब ऊर्जा संरक्षण इसमें किस प्रकार से है, मान लो ये एन है, ये एस है, अपन वी वेग से बाह्य कार्य करके इसको इधर लाए, हम खुद ला रहे हैं हाथों से पकड़ के, तो ये अपना बाह्य कार्य हुआ, बाह्य कार्य। तो जब मैग्नेट को पास लाते हैं तब क्या करती है कि लेंज नियम के अनुसार इसके अंदर इस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न होगी जो कि इसका विरोध करेगी। अब इसका विरोध करने के लिए ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाएगा, और नॉर्थ में इस तरह से विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये आई इस तरह से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो बाएं कार्य करके अपन मैग्नेट को पास में लाए, और ये इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। और ये जो किया गया जो विरोध है उसके विरुद्ध अपन बाएं कार्य करेंगे, और ये जो किया गया कार्य बाएं कार्य यही बदल जाएगा किसमें, इस विद्युत ऊर्जा के रूप में। यही जो बाएं किया गया कार्य है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा ऊर्जा संरक्षण, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम पर कार्य करती है। यानी ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो एक रूप मतलब बाएं अपन ने कार्य किया, वही कार्य किसमें रूपांतरित हो गया, विद्युत ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो गया, इन्हें ट्रांसफॉर्म हो गया। बस इतनी से इसके अंदर लिख के आना है, ऊर्जा संरक्षण हो गया। नाउ अब अपन पढ़ेंगे गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कि गति के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल का मतलब अपन विभवांतर समझेंगे, और विभवांतर क्या होता है, अगर जब भी तार पर विभवांतर लगा देते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। नाउ अब अपन पढ़ेंगे गतिक विद्युत वाहक बल। अब गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो देखो ये जो क्रॉस लगाया हुआ है इसका मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र है बी वो अंदर की तरफ है, बी का है अंदर की तरफ, यानी बाहर से आ रहा है ऐसे अंदर जा रहा है। नाउ ये जो रेड कलर के अंदर तुम्हें शो हो रहा है ये मेरे पास एक वायर है, और ये जो ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है ये वायर है, ये मूव हो सकता है इसके ऊपर, इस रेड वाले वायर के ऊपर चला सकते हैं अपन। तो इसको अपन पकड़ के इधर मूव कराएंगे, जिसकी लेंथ है एल, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो है एल, और नीचे वाले वायर की ये है एक्स, मतलब ये एक्स चेंज होगा। अब जैसे जैसे इस वायर को, ब्लू वाले वायर को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक्स में कमी होगी, मतलब एक्स क्या होगा, चेंज होगा। नाउ इसको आगे बढ़ाने से कितना विद्युत वाहक बल, कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा उसी को अपन को निकालना है, यानी ये विद्युत वाहक बल अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि जो ई अगर निकालना है तो अभी अपन ने दो नियम पढ़े थे, ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बी, ये पढ़ा है। ई इक्वल्स टू होता है माइनस एन डी फाइव बी अपॉन में डी टी, डी फाइव बी अपॉन डी टी, मतलब कैसे जैसे तैसे करके मैं फाइव बी निकाल लूँ और उसका अवकलन कर दूं डी टी के रेस्पेक्ट में, तब मेरे पास ई आ जाएगा। मतलब डी फाइव बी अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। और एन की जगह वहाँ पे तो एक फेरे है, क्योंकि फेरों की संख्या वहाँ कितनी है, एक है, दो तार तो लपेटे नहीं हुए, एक ही फेरा, तो एन की जगह ले लेंगे अपन एक। तो अपन को यहाँ से पता है, ऊपर लिख देता हूँ इधर, कि जो ई है वो होता है माइनस का डी फाइव बी अपॉन में डी टी, और एन की जगह क्या पुट किया है, एक, क्योंकि फेरों की संख्या क्या है इसमें, एक है। नाउ अपन को निकालना है, मोटी मोटी बात ये है, अपन को निकालना है फाइव बी। अब फाइव बी कैसे निकालेंगे, फाइव बी निकालना है अपन को। फाइव बी क्या होता है, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। नाउ
इसका अब जो cos थीटा है वो कितना है, वो यहाँ पे 90 है, क्योंकि थीटा क्या होता है, बी और ए के बीच में एंगल, बी अंदर है, और एरिया क्या होता है इसका, एरिया हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ होता है। तो मैं यहाँ पे सॉरी, बी कितना है, थीटा कितना है, 0 है, बी और ए के बीच में थीटा है 0, अंदर की तरफ सपोज कर रहा हूँ या फिर बाहर की तरफ सपोज कर रहा हूँ, माइनस का अंतर आएगा, तो अंदर की तरफ सपोज कर रहा हूँ, ये जो सरफेस है ये वायर है और ये इसका पूरा एरिया है अंदर का, तो इसके परपेंडिकुलर होता है, कहीं भी मान लो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, तो मैं अंदर मान रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही है, बी भी अंदर ही है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 5b इक्वल्स टू बी और ए। अब मेरे को पता है यहाँ पर बी तो कांस्टेंट है, क्योंकि पहले जब अपन बी चेंज करते थे तब फाई चेंज होता था तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। अब यहाँ पर ए चेंज कर रहे हैं क्योंकि एरिया छोटा हो रहा है, इस लेंथ को ऐसे जैसे जैसे पास ले जाऊंगा तो ये वाला एरिया क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए एरिया के चेंज होने से ये फ्लक्स भी चेंज होगा। तो एरिया लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ से लिखता हूँ कि 5b मेरे पास आएगा b इंटू ए, एरिया कितना है, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ कितनी है, लेंथ है x, l यानी l इंटू एक्स लिख दिया मैंने। अब मेरे को पता है d5b अवकलन करूंगा तभी e लिख सकता हूँ, तो दोनों तरफ अवकलन कर दो। अगर मैं दोनों तरफ अवकलन करूंगा तो d5b अपॉन dt आ जाएगा इधर, और इधर b कांस्टेंट है, एक बार पूरा ले लेते हैं अंदर d अपॉन dt, और यहाँ आया b l x, b और l भी चेंज नहीं हो रही, इसकी लेंथ भी सिर्फ x चेंज हो रहा है, तो x ही रखेंगे उसमें उधर, तो d5b अपॉन में dt इक्वल टू यहाँ आ जाएगा b और l फिक्स है, यहाँ आ जाएगा dx बाई dt, और अपन को पता है dx अपॉन dt होता है v यानी वेलोसिटी, dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी। दूसरी बात, जो dx अपॉन dt है उसको अपन माइनस वी लिखेंगे। माइनस वी क्यों लिखेंगे, माइनस वी इसलिए लिखेंगे क्योंकि x में लगातार कमी हो रही है और ये माइनस उसी कमी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लेंगे। नाउ d5b अपॉन dt की जगह क्या लिख सकता हूँ, e लिख सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस चिन्ह तो इधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का e इक्वल्स टू बी एल, और ये है माइनस बी, माइनस का बी, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मेरे पास e इक्वल्स टू आ जाएगा वी वी एल, और ये अपना फाइनल आंसर है। तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी वी एल। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब अपन बढ़ते आगे। नेक्स्ट स्लाइड आ जा। नेक्स्ट अपन देखेंगे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और ये धातु की छड़ है जो कि इस तरह से घूर्णन गति कर रही है। नाउ कैसे निकालेंगे, अभी अपन ने पढ़ा कि जो गतिक विद्युत वाहक बल यानी गति के कारण, किसी छड़ की गति के कारण कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, BVL होता है। ये लो यहाँ पे लिखते हैं अपन, जो E है वो होता है BVL, ये B, ये V और ये L। नाउ अब देखो यहाँ पे B है अंदर की तरफ, अब छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूँ मैं इस छड़ के ऊपर, ये DL है। अब DL अल्पांश के कारण DE होगा, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इस DL की जगह L की जगह मैं DL लिख लूँ, और ये V और ये B, तो ये हो जाएगा DE, मतलब छोटा सा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एंगुलर जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा, मतलब v को भी चेंज करना पड़ेगा, v को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओमेगा में, क्योंकि ये घूम रही है तो घूर्णन वेग आएगा, यहाँ पे कोणीय वेग आएगा। नाउ कोणीय वेग और इस v के अंदर अपने 11th क्लास में पढ़ा है कि एक रिलेशन होता है, v इक्वल टू होता है r ओमेगा, v बराबर होता है r ओमेगा। नाउ r क्या है, यहाँ पे r है l, ये जो l लेंथ है छड़ की वो है, तो v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ l ओमेगा। नाउ v की जगह l ओमेगा पुट कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा de इक्वल टू, मेरे पास आया b, v की जगह l, ये ओमेगा और ये dl, देखो l भी आ गया यहाँ पे, dl आ गया, तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये de से e बन जाएगा और ये मेरे पास dl से कंप्लीट लेंथ l आ जाएगा। तो कंप्लीट लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से l तक, तो लिमिट लगाएंगे 0 से l तक, क्योंकि छड़ की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l तक है। नाउ इधर इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से e तक, ये de 0 से e इक्वल टू इधर इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से l तक, ये b, ये l, ये ओमेगा, ये dl। नाउ v और ओमेगा कोणीय चाल, कोणीय जो ये वेग है ये तो स्थिर है, इसलिए b और ओमेगा को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ये b और ये ओमेगा। नाउ यहाँ पे बचा
एल इंटू डी एल इक्वल टू, यहाँ ई हो जाएगा डी ई का 0 टू ई। नाउ यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ, ई माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बी ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू, नाउ 0 टू एल। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, तो ई इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा बी ओमेगा, और यहाँ पे मेरे पास मिलेगा, पहले अपर लिमिट रख देता हूँ, तो अपर लिमिट एल स्क्वायर बाई टू माइनस 0 का स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट 0 पुट कर दी। नाउ मेरे पास फाइनली ई का जो आंसर आया वो आएगा ई इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये अपना फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इतना अपन फाइनली आंसर निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब होता है कि खुद के कारण प्रेरित हो जाना विद्युत धारा। अब खुद के कारण विद्युत धारा कैसे प्रेरित होगी, कि खुद के कारण इसमें फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। खुद के कारण फ्लक्स में चेंज कैसे होगा, जैसे फाइव बी को अपन क्या लिखते हैं, बी ए कोस थीटा, ये लिखते हैं। अब बी में चेंज होगा यहाँ पर, तो जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये जो बैटरी है ये 10 एम्पीयर की धारा इस पूरे परिपथ में पहुंचाएगी। तो कुछ माइक्रो सेकेंड के अंदर, कुछ मिली सेकेंड के स्टार्टिंग में, और मैं मिली सेकेंड की बात कर रहा हूँ ना कि 1 सेकेंड की, तो उसमें कुछ मिली सेकेंड के अंदर स्टार्टिंग में पहले यहाँ से यहाँ तक जो धारा है वो पहले 0 एम्पियर होगी, फिर 1 एम्पियर होगी, फिर 2 एम्पियर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसलिए धारा का मान क्या होगा, लगातार चेंज होगा और लास्ट में आकर 10 एम्पियर हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ मिली सेकेंड पर, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो जैसे ही इसमें आई करंट फ्लो होता है तो स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये बनता है। तो धारा का मान अगर और बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, अगर धारा का मान और बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा। इसलिए उस कुछ मिली सेकेंड के अंदर जब यहाँ से यहाँ तक जो धारा जाती है, तो इसका ये जो है बैटरी वो 10 एम्पियर की धारा सर्किट में फ्लो कर सकती है। तो कुछ मिली सेकेंड के अंदर उसमें सबसे पहले 0 एम्पियर जाएगा इसमें, फिर 1 एम्पियर होगा, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, और ऐसे धीरे धीरे 10 एम्पियर हो जाएगा, और लास्ट में 10 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर ही रहेगा। तो उस मिली सेकेंड वाले दायरे की बात कर रहा हूँ मैं। तब यहाँ पर आई का मान चेंज होगा तो बी का मान भी चेंज होगा, तो इस बी का मान भी चेंज हो गया। अब बी का मान चेंज होने की वजह से अपने पास इस फाइव बी का जो मान है वो चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स का मान जहाँ भी चेंज होता है तब यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और ये खुद के कारण हो रहा है, कुंडली खुद के कारण खुद में कर रही है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन स्वप्रेरण। तो किसी भी कुंडली में धारा में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण कहलाएगा। कोई भी कुंडली जब खुद की धारा में परिवर्तन कर देती है और उससे जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसी को अपन बोलेंगे, उसी घटना को बोलेंगे स्वप्रेरण, यानी खुद के कारण खुद में ही धारा इंड्यूस हो जाना, प्रेरित हो जाना। नाउ अब ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर मान लो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ फाई का, और ये फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा जितना यहाँ पे हार्ड बैटरी लगाएगी, जितनी पावरफुल बैटरी होगी, यानी कि जितनी पावरफुल विद्युत धारा होगी, यानी विद्युत धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आई समानुपाती लिख देता हूँ मैं, आई, ठीक। नाउ अगर इसमें एन टर्न है, यानी इसमें फेरो की संख्या एन है, तो ये एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा फ्लक्स आ गया। तो इसका कंप्लीट जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, वो समानुपाती होगा इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। अगर विद्युत धारा ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नाउ इस समानुपाती चिन्ह को हटाकर अपन लिख देते हैं ये एन फाई इक्वल्स टू यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको अपन बोलेंगे स्वप्रेरण गुणांक, और इसको बोलते हैं एल, और ये एक नियतांक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा एन फाई इक्वल्स टू एल आई, ये एक मेरे पास नियतांक है। नाउ अब अगर अपन को विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो ये एन फाई है, तो दोनों तरफ मैं अवकलन कर देता हूँ डी अपॉन डी टी के सापेक्ष, ये एन ये फाई इक्वल टू इधर भी कर लो डी बाई डी टी, और इधर आएगा मेरे पास एल आई, ये एल ये आई। एल क्या है, एल में लिख देता हूँ, यहाँ पर जो एल है वो है स्वप्रेरण गुणांक या नियतांक, ये नियतांक है स्वप्रेरण गुणांक। नाउ यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये नियतांक है, नियत है, अपॉन में डी टी इक्वल टू यहाँ से एल ये गुणांक है तो ये भी नियतांक होगा, इसलिए बाहर आ गया डी आई अपॉन में डी टी। अपन को पता है ये
एन डी फाई अपॉन डी टी होता है माइनस का ई, प्रथम नियम में पढ़ा है फैराडे के प्रथम नियम में। नाउ यहाँ आ जाएगा एल डी आई अपॉन में डी टी, सो ई इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। यहाँ तक करके आना है। अगर तुम्हें ये टॉपिक पूछ ले कि स्व प्रेरण क्या है समझाइए, तो सबसे पहले स्व प्रेरण क्या है वो बताना है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी परिनाली का तो अगर ऐसा पूछ ले कि स्व प्रेरण क्या है, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले स्व प्रेरण क्या है ये समझाना है, उसके बाद में यहां तक तुम्हें करके आना है। अब अपन अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, जो कि है किसी भी धारावाही परिनालिका का स्व प्रेरण गुणांक L को निकालना। किस तरह से अपन L की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ इसमें सपोज कर लो कि करंट आई जा रही है और इसमें फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ वो तो अपन ने देख ही लिया। फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ एन फाई इक्वल टू एल आई, और ये याद रखना ये यूज होगा अभी यहाँ। नाउ अपन को फ्लक्स में परिवर्तन, तो फ्लक्स निकाल लेते हैं, इसका फ्लक्स निकाल लेते हैं, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, B इंटू ए। नाउ B लिख देते हैं इस परिनालिका के अंदर B इंटू ए। अगर cos थीटा लिखना चाहो तो यहाँ पे जो थीटा है वो देखो एरिया, एरिया देखो इस परिनालिका का, ये है एरिया इसका, ये है एरिया, ये एरिया मान लो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ, ये वेक्टर। और परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस तरफ होता है, ऐसे एकदम सीधा चुंबकीय क्षेत्र अगर बनता है परिनालिका में, तो ए और जो बी है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए अपन यहाँ इसको लिखते ही नहीं है। नाउ परिनालिका के अंदर अपन को पता है बी कितना उत्पन्न होता है, वो पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो उसकी इस बी की जगह लिख लेंगे म्यू नॉट एन आई। आई अगर विद्युत धारा जा रही है इसमें तो म्यू नॉट एन, एन क्या है, एन इसमें एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है, इनटू में ए, एरिया लिख देंगे साथ में, ये आ गया। अब अपन को ये पता है कि एन फाई इक्वल टू एल आई होता है, तो एन फाई इक्वल टू एल आई होता है, अपन को ये पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल फाई जो होता है वो होता है एन आई, एल फाई एन आई होता है। नाउ एन फाई इक्वल होता है एल आई, तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में एल आई लिख देंगे इसके इक्वल में, क्योंकि अपन को स्व प्रेरण गुणांक एल ही निकालना है, तो एल की वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। तो एन को दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो इस तरफ भी एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एन फाई बी इक्वल टू, इस तरफ भी एन से मल्टीप्लाई करा दूंगा, यह आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए। नाउ एन फाई बी की जगह अपन ये लिख देंगे एल आई होता है, तो इसकी जगह ये पुट कर दिया, मेरे पास आ गया एल आई, और एल की वैल्यू तो मेरे को निकालनी थी, इक्वल टू एन, ये म्यू नॉट एन आई और ए। यहाँ देखो आई इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, कैंसिल हो गया। नाउ मेरे पास यहाँ पे आ गया एल इक्वल टू एन म्यू नॉट ये स्मॉल एन इंटू ए। हाँ, तो ये देखो ये जो एन है वो है एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, और ये है कुल फेरे, टोटल कितनी इस परिनालिका में फेरे हैं। तो एन क्या होता है, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, यानी एकांक लंबाई है तो लंबाई के साथ एकांक लगाए तो नीचे भाग दे दो एल का, और फेरों की संख्या मतलब एन, तो एन इक्वल टू मेरे पास निकल के आ जाएगा स्मॉल एन इंटू एल। अब इस कैपिटल एन की जगह मैं ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अगर ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो मेरे पास फाइनली जो आंसर निकल के आएगा एल का, वो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल एन ये एल और म्यू नॉट एन और एल। यहाँ पे एल इक्वल टू अपन ऐसे बोल सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। ये फाइनली आंसर आ गया। यहाँ तक आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले तो निकाल के आना है, यहाँ तक तुम्हें करके आना। नाउ अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि किसी कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा। कि कोई मेरे पास कुंडली है, उस कुंडली के अंदर कितनी चुंबकीय ऊर्जा संचित हो सकती है। अब चुंबकीय ऊर्जा निकालनी है तो किया गया कार्य जो होता है वही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो अपन को बेसिक सी बात ये है कि अपन को निकालना कार्य। अब कार्य कैसे निकालेंगे, ये परिनालिका है,
या फिर कोई कुंडली है, तो इस कुंडली के अंदर कितनी चुंबकीय ऊर्जा संचित हुई होगी। तो अपन को कार्य निकालने के लिए अपन शक्ति का यूज लेंगे। अपन जानते हैं कि जो शक्ति होती है P शक्ति, वो शक्ति होती है कार्य करने की दर, यानी dw अपॉन में dt, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और शक्ति का एक सूत्र और भी होता है, वो होता है P बराबर VI, और V क्या है, V विभवांतर है। तो V की जगह मैं यहाँ पर विद्युत वाहक बल भी लिख सकता हूँ। तो dw अपॉन dt इक्वल टू मैं लिख दूंगा E और I। नाउ अब मेरे पास यहाँ पे W है, तो अगर मैं W निकाल लूँ किसी भी तरीके से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, चुंबकीय ऊर्जा, क्योंकि मैं फिर बोल दूंगा यही जो किया गया कार्य है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मेरे पास अब E है और इधर dt है, तो E की वैल्यू क्या पुट करूँ पीछे, E की अपने पास बहुत सारी वैल्यू आई है। अगर इसमें देखें परिनालिका के लिए, कुंडली के लिए, तो मेरे पास E की वैल्यू आई, अभी E इक्वल होता है, एक तो ये रहा, E इक्वल होता है -L di अपॉन dt, -L di अपॉन dt, और एक E की वैल्यू अपन को याद है d5v अपॉन dt होता है, फैराडे का प्रथम नियम। तो अगर मैं E की वैल्यू ये लूँ, E इक्वल टू -L di अपॉन dt, di अपॉन में dt, तो देखो इधर भी I है और ये di आ गया, तो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, dw का w हो जाएगा, और I है इसके साथ di आ गया तो समाकलन भी हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो dw अपॉन में dt इक्वल टू E की जगह मैं लिख रहा हूँ -L di अपॉन में dt। बेसिकली यहाँ पर E का मोड लेते हैं, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया, तो मोड ले लेंगे। तो मोड ले लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक, इसका यहाँ से मोड ले लेंगे, तो मोड लेते ही माइनस साइन इसका गायब हो जाएगा, इनटू में है I। नाउ देखो dt नीचे दोनों में, तो dt से dt कैंसिल, तो dw मेरे पास आ जाएगा, L कांस्टेंट होता है, I आगे लिख रहा हूँ मैं, इनटू में di। अब दोनों तरफ क्या कर दूँ, समाकलन, इस तरफ समाकलन कर रहा हूँ 0 से w तक, ये dw इक्वल टू यहाँ पर 0 से I तक समाकलन कर देता हूँ, ये L है, L कांस्टेंट है, बाहर आ गया I इंटू डी। अब I का समाकलन होगा I²/2, और इस पर लिमिट लग जाएगी 0 to I, और ये L तो बाहर है ही। नाउ इधर आएगा मेरे पास dw का w, और 0 से w यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये w की वैल्यू आ गई, हाँ L, और यहाँ पे अपर लिमिट रखो तो I²/2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2। नाउ मेरे पास आया w इक्वल टू यहाँ से L या I²/2, और यही जो किया गया कार्य है यही संचित हो जाएगा अपनी चुंबकीय ऊर्जा के अंदर। तो U इक्वल टू अपन लिख देंगे 1/2 हाफ Li², और इस वैल्यू को अपन याद भी रखेंगे कि जो चुंबकीय ऊर्जा है वो होती है 1/2 हाफ Li²। ठीक, नाउ आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आता है अपने पास वो है अन्योन्य प्रेरण। अभी तक जो टॉपिक किया था अपन ने वो है स्वप्रेरण, वो था स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब होता है खुद के कारण खुद में ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होकर विद्युत धारा उत्पन्न कर लेना, वो हो गया स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब है कि किसी दूसरी कुंडली के कारण किसी अन्य कुंडली के कारण किसी कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यानी विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उसमें भी उत्पन्न हो रही थी, इसमें भी उत्पन्न होगी, लेकिन उसमें खुद के कारण हो रही थी और इसमें दूसरी कुंडली के कारण होगी। नाउ इसमें I1 धारा मान लें तो इसको मान लेते हैं अपन, ये कुंडली फर्स्ट है, ये कुंडली सेकंड। तो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो क्या लिखेंगे कि एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। दोनों कुंडलियां बना के आएंगे, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके अंदर एक अन्य धारा उत्पन्न होगी जिसको अपन बोलेंगे, और उल्टी दिशा के अंदर होगी, इसमें से जा रहा है तो इसमें से ये I2 उत्पन्न हो जाएगी इसके अंदर। ठीक, अब उल्टी दिशा में क्यों हो रही है, वो लेंज नियम के अनुसार, मतलब जिससे ये उत्पन्न होगी उसी का क्या करेगी, विरोध करेगी, इसलिए उल्टी दिशा में उत्पन्न हुई। नाउ अब जैसे अपन ने पहले वाले स्वप्रेरण में किया था वैसा ही यहाँ पे करेंगे। स्वप्रेरण में सबसे पहले क्या किया था, फाई निकाला था और समानुपाती बताया था कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, और फिर उसको लिख दिया था स्वप्रेरण गुणांक L को। वैसे ही वहां पे लिख देंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो वापस करेंगे, फाई समानुपाती लिखेंगे किसके, हाँ भाई,
फ्लक्स में परिवर्तन किसके हो रहा है, पहले ये देखो, इस दूसरी कुंडली का फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। दूसरी कुंडली के अगर फ्लक्स में परिवर्तन करेगा तभी तो दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है वो समानुपाती होगा। इस पहली कुंडली के अंदर जितनी ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे उतना ही यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उतना ही इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये पहली कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा, पहली कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसके अंदर n टन्स की बात करूं तो n से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कि n टन्स में टोटल कुल जितने फेरे हैं उतना कुल फ्लक्स आ गया ये मेरे पास। अब ये दूसरी कुंडली है तो इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि n2 फेरे हैं, फेरों की संख्या n2 है तो यहाँ भी 2 कर देता हूँ। नाउ अब क्या करेंगे, अब ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण गुणांक m को पुट करेंगे। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है उसको m से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा n2, ये phi2 इक्वल टू लगाएंगे और m पुट कर देंगे और इधर आएगा I1। अब देखो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 होगा, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी कि पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इस m को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी इस किसका, ये दूसरी कुंडली का है, किसके सापेक्ष, पहली कुंडली के सापेक्ष। तो पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ये आ गया, यानी n2 phi2 इक्वल टू m21 I1। अब क्या करेंगे, अब अपन इसका अवकलन कर देंगे और मेरे पास E आ जाएगा, विद्युत वाहक बल आ जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं अवकलन करूं तो मेरे पास आएगा इधर d/dt और इधर ही है मेरे पास n2 phi2 इक्वल टू इधर आएगा d/dt, मेरे पास आएगा m21 I1। नाउ यहाँ n2 कांस्टेंट है और इधर आएगा d phi2/dt इक्वल टू यहाँ m21 कांस्टेंट है, मेरे पास आएगा di1/dt। नाउ ये देखो ये क्या होता है, ये होता है माइनस का e, अब e कौन सा 2 इक्वल टू फैराडे के नियम के अनुसार n d phi/dt क्या होता है, e होता है तो 2 है तो 2 और माइनस आएगा। नाउ m21 di1/dt, हाँ तो e2 इक्वल टू माइनस इधर चला जाएगा m21 di1/dt। यहाँ तक करके आना है। अगर सिर्फ ये पूछे कि अन्योन्य प्रेरण क्या है समझाइए तो यहाँ तक EMF ये निकाल के आना है, यानी विद्युत वाहक बल को निकाल के आना है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपन करेंगे दो समाक्षीय मतलब एक ही अक्ष पर स्थित परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। मतलब ये डायग्राम देख रहे हो तुम, ये फर्स्ट वाली कुंडली है जो कि ऊपर है और इसके अंदर एक और कुंडली रखी हुई है, परिनालिका रखी हुई है। जब अपन इस ऊपर बाहर वाली कुंडली के अंदर I1 विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस बाहर वाली कुंडली को मैं पहली कुंडली बोल रहा हूँ और अंदर वाली को दूसरी बोल देते हैं, ये पहली कुंडली और अंदर वाली ये दूसरी है। तो जब पहली कुंडली के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण जो अंदर स्थित है कुंडली उसके अंदर भी एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। नाउ अभी जस्ट अपन ने पीछे क्या पढ़ा था कि जब भी मेरे पास दो कुंडलियां रहती है इस प्रकार से, तब मैं इस कुंडली के अंदर कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, मतलब दूसरी वाली कुंडली में, दूसरी कुंडली कहाँ स्थित है, इसके अंदर अपन को इस कुंडली के अंदर जितना भी फ्लक्स में चेंज हुआ है और उसके कारण इसके अंदर कितनी प्रेरित विद्युत धारा हुई है, ठीक, वो यहाँ पे बताई जा रही है कि ये पहली है ये दूसरी कुंडली है। नाउ यहाँ पे अपने पास आया था n2 phi2 इक्वल टू m21 I1 इस पहली कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो। अब अपन को निकालना है अन्योन्य प्रेरकत्व यहाँ पर या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक मतलब कि m निकालना अपन को। अब m निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फ्लक्स में परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि अंदर जो परिनालिका रखी हुई है, जो कुंडली रखी हुई है, इस कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ये दूसरी कुंडली है अंदर रखी हुई है, तो phi2 के अंदर कितना परिवर्तन होगा, वो होगा फ्लक्स होता है b इंटू ए, बी ए इंटू में आएगा cos थीटा। अब cos थीटा हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि जो थीटा है
वो यहाँ पे 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री क्यों होता है भाई? क्योंकि कोई भी अगर परिनालिका है तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे सीधी रेखा के अंदर रहेगा, और इसी के अंदर अपने कोई दूसरी कुंडली रखी हुई है तो इसका क्षेत्रफल ये, तो इसका भी क्षेत्रफल जो एरिया वेक्टर होगा सदिश, वो भी इस तरफ रहेगा और बी भी इधर ही है, इसलिए दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, इसलिए इसको लिया ही नहीं, साथ में हटा दिया। नाउ अब क्या करेंगे, φ2 है, इस दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स वो क्या होगा, बी। अब बी कहां से आएगा, इसके अंदर तो अभी अपन फ्लक्स देख रहे हैं, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई नहीं है, तो बी किसकी वजह से आएगा, इस पहली वाली कुंडली के कारण, बड़ी कुंडली के कारण आएगा, इसमें I1 धारा जा रही इसके कारण। तो अपन को पता है परिनालिका के अंदर बी कितना होता है, μ0 Ni, तो ये पहली कुंडली के कारण आएगा, और ये ए जो एरिया है वो इस दूसरी कुंडली का रहेगा। नाउ यहाँ पे देखो φ2 में ऐसे लिख सकता हूँ, बी कितना है μ0 n, अब b1 है तो n1 लिख दिया, I ये I1 लिख दिया, इनटू में ए एरिया। एक चीज और, यहाँ से रिलेशन देखो, ये है N2 φ2, अगर मैं इसको N2 से मल्टीप्लाई करा दूं दोनों तरफ तो ये भी बन जाएगा N2 φ2, और N2 φ2 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ और मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व m ही अपन को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ में क्या कर देता हूँ, N2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, N2 φ2 इक्वल्स टू, इधर भी बन जाएगा ये N2 μ0 N1 I1 और ये ए एरिया। नाउ इस N2 φ2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास मिल जाएगा M21 ये I1 इक्वल टू N2 μ0 N1 I1 और ये A। नाउ यहाँ से देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास M21 आया, वो आया N2 μ0 N1 A। नाउ जो N2 है उसको भी स्मॉल n में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि n होता है एकांक लंबाई में कितने फेरों हैं, वो फेरों की संख्या होती है n होती है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब n/l। एकांक आया तो लंबाई का भाग लग जाएगा, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो n अगर मेरे को निकालना है यहाँ से, तो n इक्वल टू क्या लिखूंगा, n इक्वल टू लिख दूंगा मैं n इंटू l, और ये वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर। अब ये N2 है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2 लगा देते हैं, N2 स्मॉल n2। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वही आ जाएगा फाइनली मेरे पास मिल जाएगा M21 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा N2 ये L ये μ0 ये N1 ये A, यानी M21 इक्वल टू आएगा μ0 N1 N2 A इंटू L। इसी को रीअरेंज करके वापस लिखा है। याद रखना जब वहां पे स्व प्रेरण के अंदर था तो L इक्वल टू निकल के आया था μ0 N² A इंटू L। अब उसी N² को अपन ने यहाँ पर 2 कुंडलियां है तो अलग अलग तोड़ लिया, यानी N1 और N2 आ जाएगा। वहां पे N² आया था μ0 N² A इंटू L, किसमें, L में, स्व प्रेरकत्व गुणांक या फिर स्व प्रेरकत्व के अंदर L में। तो यहाँ पर n की जगह N² की जगह N1 इंटू N2 आ जाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 कुंडली यूज की गई है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ये है अपना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है कि ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा कैसे, कि जैसे ये कुंडली लगी हुई है, ये मेरे पास है पूरी कुंडली, यानी ये वायर है, तार है, और इस तार से 2 सर्पी वाले लगे हुए हैं, और इससे ये धात्विक ब्रश जुड़े हुए हैं। ये जैसे दातुन करने वाला ब्रश होता है वैसे ही ब्रश होते हैं, लेकिन लोहे के होते हैं, ताकि इससे जितना भी इधर वोल्टेज जनरेट हो वो आगे इस तार के अंदर प्रवाहित हो जाए, क्योंकि ये कुंडली घूमेगी। अगर अपन सीधा डायरेक्ट तार यहाँ पे ऐड कर दें तो ये जो तार है एक दूसरे से मुड़ के टूट सकते हैं, इसलिए यहाँ पे धात्विक ब्रश लगाए जाते हैं। दूसरी बात, ये कुंडली घूमेगी, ये कुंडली कुछ इस प्रकार से रखी हुई, तो ये कुंडली ऐसे घूमेगी चारों तरफ, इस तरह से घूमेगी, और घुमाएंगे अपन बाएं कार्य करके, ठीक है, या तो पानी से घुमा दो या हवा से घुमा दो या हाथ से घुमा दो। जब भी ये कुंडली घूमेगी तभी यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टता जनरेट होगी। तो ये तो हो गई इसकी पूरी क्रियाविधि। नाउ ये N है और S है, तो N से S की तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है यहाँ, और ये कुंडली है, आयताकार कुंडली है, तो इसका क्षेत्रफल भी नियत है। अब
आती है बात कि यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टता जनरेट जो होगी वो क्यों होगी। नाउ अपन को पता है कि जो फाइव बी है फ्लक्स, अगर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस विद्युत वाहक बल से यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न होगी और उसी से अपन को विद्युत वाहक बल से ही प्रत्यावर्ती वोल्टता मिलेगी। नाउ विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि फाइव बी के अंदर परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा, फाइव बी क्या होता है, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा होता है। नाउ यहाँ पर अभी भी अपन ने देखा कि बी एक समान है, चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, तो ये भी नियत है, ये बदल नहीं रहा, चुंबक इधर उधर भाग नहीं रही। ए एरिया भी नियत है इस कुंडली का, ना तो कुंडली छोटी हो रही है ना बड़ी हो रही है, लेकिन कुंडली घूम रही है। घूम रही इसका मतलब है ये थीटा चेंज हो रहा है, और जब ये थीटा चेंज होगा मतलब फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होते ही अपने पास एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यही फैराडे का द्वितीय नियम था कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस एन डी फाइव बी अपॉन में डी टी, डी फाइव बी अपॉन डी टी, यही द्वितीय नियम था। और ई इक्वल्स टू, यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है अपने पास, एक ही टर्न है, अगर बढ़ाएंगे टर्न तो एन और ले लेंगे। नाउ यहाँ पे आएगा माइनस डी फाइव बी अपॉन में डी टी, तो इसका अवकलन करके मैं ई निकाल सकता हूँ। एक बात और, इसको घुमा रहे हैं तो ये कोणीय वेग से घुमा रहे हैं, इसलिए जो ओमेगा है ये कोणीय वेग है, ओमेगा जो है वो है कोणीय वेग, कोणीय वेग। और कोणीय जो वेग होता है वो होता है कोणीय विस्थापन बट्टे में समय, यानी थीटा अपॉन टी। अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये हो गया ओमेगा इंटू टी, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास आएगा फाइव बी, और फाइव बी क्वेश्चन हो जाएगा बी ए कोस ओमेगा टी। ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है ये अपन को निकालनी है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा, और विद्युत वाहक बल के लिए इन दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करूंगा मेरे पास डी फाइव बी अपॉन डी टी आ जाएगा, उस डी फाइव बी अपॉन डी टी को मैं ई से रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब अपने पास विद्युत वाहक बल निकल आएगा। तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, अवकलन कर देता हूँ। नाउ डी फाइव बी अपॉन में डी टी आ जाएगा इक्वल टू, इधर भी डी बाई डी टी, ये आ जाएगा बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा की जगह ओमेगा टी। नाउ बी और ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेता हूँ। नाउ यहाँ पे देखो डी बी अपॉन में डी टी, इस माइनस चिन्ह को इधर भेज देता हूँ, तो ये आएगा डी बी अपॉन में डी टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ई, ये प्रथम नियम से यहाँ पे लिख देंगे, फैराडे के प्रथम नियम से। इसकी जगह लिख दिया मैंने माइनस ई इक्वल टू, यहाँ पे बी और ए ये दोनों नियतांक है, नियत है, चेंज नहीं और इसलिए बाहर निकाल दिया, और ये आ गया कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का जो अवकलन होगा ये माइनस ई इक्वल टू, ये आ गया बी और ए, इसका अवकलन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू के अंदर ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, अगर कोस टी होता तो सीधा साइन टी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओमेगा साथ में इसलिए ओमेगा बाहर निकल आएगा यहाँ से। अब मेरे पास ये आ गया माइनस का बी ए, ये साइन ओमेगा टी, और इंटू में ओमेगा है तो इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं और आगे ओमेगा लिख देते हैं, यहाँ ओमेगा लिख देता हूँ, ये ओमेगा, और इधर माइनस ई है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, मेरे पास आ गया फाइनली ई इक्वल्स टू वी ओमेगा ए, ये साइन ओमेगा टी। ये सिर्फ निकल के आया एक फेरे की वजह से। अगर इस कुंडली में एक फेरा हो तो, अगर एन फेरे हो तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन फेरे होंगे तो एन के लिए निकल जाएगा ई विद्युत वाहक बल। इसको छोटा कर देता हूँ मैं, और अपन एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। मल्टीप्लाई पहले ऊपर एन से मल्टीप्लाई कर दो पहले ही, या फिर बाद में करूँ, एक ही बात है। अपन ने एक फेरा मान के कर लिया था, अगर एन फेरे मान के करो तो एन से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई। इस तरफ अगर ये एक फेरे के लिए तो एन फेरे के लिए विद्युत वाहक बल जो निकल के आएगा वो एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी एन ए ओमेगा, इसको अपन पढ़ेंगे बना ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी। अब ये फाइनली अपने पास प्रत्यावर्ती वोल्टता निकल के आ गई, यानी विद्युत वाहक बल निकल के आ गया। यहाँ तक करके आओ तो ठीक है। इसके आगे अगर और करना चाहो कि ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी की इक्वेशन निकालना चाहो तो अपन निकाल सकते हैं कि ई मैक्सिमम के लिए, ई मैक्सिमम कब होगा, ई मैक्सिमम यानी ई अधिकतम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी इसकी वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि साइन की जो वैल्यू थी वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो इसकी वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। ठीक है, ई मैक्सिमम के लिए, ई मैक्सिमम को मैं ई नोट बोल रहा हूँ के लिए,
या ई नोट, यानी ई मैक्सिमम है वही ई नोट है, उसी को ई नोट से रिप्लेस करूंगा। ई मैक्सिमम या ई नोट के लिए क्या होना चाहिए, जो साइन ओमेगा टी है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू 1, अगर साइन ओमेगा टी की जगह 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास ई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ई मैक्सिमम या ई नोट लिख दूंगा, इक्वल टू मेरे पास आएगा बी एन ए बना ओमेगा, इतना बच गया। अब वापस से इस वैल्यू के अंदर अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास आएगा ई इक्वल टू यहाँ पे ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी निकल के आ गया। अब ई इक्वल टू आई आर पुट करके आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। अपन को यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टता निकालनी थी, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जो अपन ने निकाल दी। अब यहाँ तक करके आना है। आगे अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ऐसे बनेगा, यानी अपन ने जो इक्वेशन निकाली ई का, जो ई इक्वल टू आया था ई नोट साइन ओमेगा टी, ये साइन ये ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से डिनोट करना कि साइन का ग्राफ याद रखना है, ऐसे बनता है। ठीक, अब इस तरफ जो है वो समय है मेरे पास, ये जो एक्सिस है वो समय बता रही है कितना समय है, और ऊपर वाला अपने पास विद्युतवाहक बल बता रहा है कितना आएगा ना। सबसे पहले जीरो पुट करो इसके अंदर, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो कंप्लीट विद्युतवाहक जो ई की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब ये टाइम बता रहा है, यानी एक साइकिल में, एक सर्कल में, एक सर्कल का मतलब पूरा एक सर्कल है ये जब कुंडली ऐसी थी तभी जीरो से स्टार्ट हुआ, ये जीरो से स्टार्ट हुआ, ये जीरो पर है, फिर एक चक्कर पूरा किया है, मतलब एक चक्कर पूरा घुमा तब। ठीक है, एक चक्कर पूरा घुमा तब के लिए ये ग्राफ है। तो जब ऐसी थी कुंडली, ठीक है, तब जीरो था एंगल, फिर उसके बाद में जैसे जैसे ऐसे घुमा आधा, तो फिर T/4 हो गया टाइम, फिर ये हाफ टाइम हो गया, फिर पूरा एक टाइम वापस से ऐसे आने पे एक और हो गया, तो पूरे एक चक्कर के लिए ये मेरे पास ग्राफ आया है। नाउ यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी थी 90, अगर यहाँ पे 90 रखेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 होती तो 90 रखेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू थी 1, इसका मतलब ई इक्वल टू आ जाएगा ई नोट, यहाँ पे चला जाएगा ग्राफ, यहाँ पे 180 साइन 180 वापस से जीरो हो जाएगा, तो ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जीरो, यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ। ऐसे ही वैल्यू चेंज करते रहो, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270, 360, अगर वैल्यू पुट करते रहेंगे, ई की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो अपने पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। 270 की -1 होती है, या -1 आ जाएगा तो ई इक्वल टू माइनस ई नोट हो जाएगा, इसलिए नीचे माइनस ई नोट अपन ने लिखा है। आई होप ये समझ में आया होगा, और यही अपना ये जो लेक्चर है वो खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया वन शॉट लेकर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।